औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम के सलूशन जो हैं वो क्या होते हैं और एक प्रॉब्लम के कई पॉसिबल सलूशन हो सकते हैं और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो एक एफिशिएंट सलूशन है वो हम लोग निकाल सकें। अच्छा, अब इस चीज़ का तयन कैसे किया जाएगा कि एक जो सलूशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और दूसरा सलूशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, यानी कि एक सलूशन ज़्यादा अच्छा है, एक सलूशन कम अच्छा है। हम लोगों ने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो हैं वो भी सीख रखी हैं। हम लोगों ने एल्गोरिदम बनाना भी सीखा। तो आज हम यही देखेंगे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिदम बनाते हैं, क्या वो एल्गोरिदम एफिशिएंट है या नहीं है। जैसे हमने बात की कि अगर हमने दो एल्गोरिदम्स बनाए हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अब उन दो एल्गोरिदम्स के बीच में से कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है। तो ये आज हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं जो हमने करनी है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है और कौन सा जो एल्गोरिदम हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे कंपैरेटिवली कम अच्छा है। सबसे पहली चीज़ कि वो एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है जो कम मराहिल इस्तेमाल करते हुए हमारा जो हल है वो प्रोवाइड करता है। यानी हमने एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंद स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, तो वो जो कम स्टेप्स लेगा वो एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट समझा जाएगा। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम 5 स्टेप्स लेता है और एक एल्गोरिदम जो है 10 स्टेप्स लेता है, तो हम डेफिनेटली ये कहेंगे जो 5 स्टेप्स वाला था वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा एल्गोरिदम है कंपैरेटिव टू कि ऐसा एल्गोरिदम जिसने 10 स्टेप्स लिए थे। एक तो हो गया हमारा जी, यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा एक मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर बताऊं तो वो ये होगा कि अगर एक जो एल्गोरिदम है वो n स्टेप्स लेता है और बदले में जो दूसरा एल्गोरिदम है वो n स्क्वायर यानी उसके पावर 2 में स्टेप्स जो है वो लेता है, यानी एक ने 5 लिए तो दूसरे ने 25 स्टेप्स लिए, तो ये तो वैसे ही हमें पता चलता है कि इसमें से ज़्यादा अच्छा एल्गोरिदम कौन सा होगा, वो जिसने n नंबर ऑफ़ स्टेप्स लिए, यानी कि 5 स्टेप्स जो थे वो लिए। दूसरी जो चीज़ है वो हमें है कि हम जानते हैं कि जब भी एल्गोरिदम बनता है, एल्गोरिदम के अंदर यूज़ होने वाला जो मवाद है, यानी कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में कुछ चीज़ें होती हैं जो इनपुट होती हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है और सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होती जाती हैं। तो ये जो मवाद है वो जब मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो मेमोरी को यूज़ भी करेगा। तो हमारा कंसर्न ये भी होता है कि क्या ये जो एल्गोरिदम है इसके अंदर जो मवाद हमने इस्तेमाल किया है वो मवाद किस हद तक मेमोरी को यूज़ करता है, थोड़ी सी मेमोरी को यूज़ करता है या फिर ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है। तो एक ऐसा एल्गोरिदम जो कम मेमोरी को इस्तेमाल करेगा तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिव टू एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो बैलेंस की सूरत जो होती है वो रखनी पड़ती है कि हो सकता है कि एक एल्गोरिदम है जो कि कम स्टेप्स लेता है लेकिन मेमोरी ज़्यादा लेता है, और दूसरा एल्गोरिदम है जो कि स्टेप्स ज़्यादा लेता है लेकिन मेमोरी थोड़ी लेता है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ को मेजर करने की कि इसमें से हमें जो हमारी डिमांड थी, जो नीड थी हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको कंसीडर किया जाता है और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हम कुर्बानी किस चीज़ की देंगे जी, मेमोरी की देंगे या फिर नंबर ऑफ़ स्टेप्स की देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को बैलेंस की सूरत में रखना पड़ता है कि कभी हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि ज़्यादा मराइल वाला और कभी हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि ज़्यादा मेमोरी वाला। तो किसी एक चीज़ के ऊपर हमें जो है वो अपने आप को जो है वो रिलीफ देना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ तक था कि एक एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट हो सकता है। ज़रा एग्जांपल देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है हमारे पास। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको दिया जाए, ये कहा जाए कि आप 1 से लेकर 99 तक नंबर्स लें, उनको आपस में ऐड करें,
ये आपको प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो यहाँ जो पॉसिबल 3 सॉल्यूशंस हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो आप लोगों ने एवेलुएट करना है, एनालाइज करना है, आपने देखना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट होगा। एक हमारे पास ये है कि अगर 1 से लेकर 99 तक नंबर है तो हम 1 बाय 1 इनको ऐड करते जाएं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + इस तरह से हम इसको ऐड करते जाएं तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। दूसरा इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि हम क्या करते हैं, हम जोड़े बना लेते हैं। 1 का 99 के साथ, यानी 100 वाले जोड़े, 2 का 98 के साथ, यानी हम क्या करते जाएंगे, जोड़े बनाते जाएंगे। उन जोड़ों को काउंट करेंगे, यानी कि ऐसे जोड़े बनाएंगे जो 100 नंबर को इकट्ठा कर रहा है, मतलब 99 + 1 98 + 2 इस तरह से जोड़े बनेंगे, वो हमारा हाफ आ जाएगा। तो इन जोड़ों को गिन लेंगे हम आपस में और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 50 ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक और जो सॉल्यूशन है वही आंसर जो है वो आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था। अच्छा, एक और सॉल्यूशन इसका है कि हम फार्मूला यूज़ करते हैं n × n + 1 / 2, यानी कि हमारे पास ये जो n है वो हमारी मैक्सिमम जो नंबर है यहाँ पे 99 है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं 99 × 99 + 1 / 2। इसको हल करें अगर तो ये भी वही आंसर देता है जो कि हमने ऐड करने से करना था। तो हमने देखा कि ये 3 तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो एक ही प्रॉब्लम के। नाउ इट्स आवर जॉब टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, यानी हम कंप्यूटर के ऊपर चला के चेक करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स देखेंगे कि कौन सा जो हमारा एल्गोरिथम था इनमें से जो सॉल्यूशन था वो कम से कम स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो जाता है। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा जो हमारा एल्गोरिथम है वो मेमोरी जो है वो कम लेता है, या फिर हमें कोई बैलेंस की जो कंडीशन होती है वो करना पड़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए अपना जो एल्गोरिथम है उसकी सिलेक्शन करेंगे। आज हम एक और टॉपिक साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस कह लें या फ़र्क बयान कर लेते हैं कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर क्या फ़र्क है। हम लोगों ने जितनी डिस्कशन की है इस सारे के ऊपर विद एग्जांपल्स की है, सारा हम लोगों ने पीछे से पढ़ के लाए हैं, उसकी एक छोटी सी समरी अगर बयान कर दी जाए तो वो इसका डिफरेंस ही है। बहुत इजी सा है कि पहली बात कि जो फ्लो चार्ट है हमने वो देखा कि वो क्या है, वो एक तस्वीरी इजहार होता है। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको हम लोग ग्राफिकली अगर ज़ाहिर कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, फिर इसी तरह से हम लोग एल्गोरिथम जो होता है उसके भी एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स को कंसीडर कर लेते हैं। ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, वो जितनी भी तफरीक रखते होंगे वो इनका फ़र्क होगा और इससे हमें ज़्यादा आसानी भी पता चलेगी कि एल्गोरिथम हमारे लिए कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है और फ्लो चार्ट जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है। और एक ही डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट जो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फ़्लो चार्ट के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। हमने कहा कि फ़्लो चार्ट जो है वो बनाना आसान होता है क्योंकि ग्राफिकली है, सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कुछ चीज़ों को और आसानी के साथ बना सकते हैं। और एक आसान हल भी हमें प्रोवाइड करता है। उसका दूसरा, पहला तो हुआ कि बनाना आसान है और दूसरा आसान हल भी हमें देता है। और तीसरा उसके अंदर है कि अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर कोई गलतियां हों तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए भी हमें हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है कि अगर हमने किसी प्रॉब्लम का मुशाहिदा करना हो, हल का मुशाहिदा करना हो, एनालाइज करना हो, तज्जिया करना हो, तो उसमें भी हमें आसानी प्रोवाइड करता है कि हम एक हल को देखें, उसके स्टेप्स को देखें कि क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ, क्या इससे ज़्यादा एफिशिएंसी इसके अंदर लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती। ये सारी की सारी चीज़ें, आसानियाँ जो हैं वो हमें प्रोवाइड करता है हमारा फ्लो चार्ट। अच्छा, इसके जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके थोड़े से नुकसानात भी हैं, यानी वहाँ पे ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ये कि एक अगर हमें एक फ़्लो चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हमें काफ़ी वक्त दरकार होता है, यानी काफ़ी टाइम लग सकता है एक फ़्लो चार्ट बनाने के लिए। अच्छा, अगर हमने एक फ़्लो चार्ट बना दिया, हम चाहते हैं उसके अंदर कुछ तब्दीली लाएँ, तो ये तब्दीली करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। फिर एक और मसला कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए फ़्लो चार्ट बनाना भी आसान नहीं होता।
अच्छा, अब देखते हैं कि एल्गोरिदम एज वेल एज ईजी कि अगर हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, वहाँ से भी हमें स्टेप्स दिए गए हैं, उनको बनाना हमारे लिए आसान होता है। इसको समझना सीखना भी आसान है। हल करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम को हल करें, हमें आसानी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी वही इसके भी ड्रॉबैक्स वही हैं कि अगर इसमें कुछ तब्दीली लानी हो तो हमारे लिए फिर मुश्किल जो वो पेश हो सकती है। उसके बाद अगर हमें इसका फ़्लो देखना हो, यानी एक स्टेप के बाद हमारे पास एक और स्टेप जो है वो आता है, तो फ़्लो जो है उसके अंदर भी हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ सकता है। जैसा कि अगर हमने गो टू स्टेटमेंट कहीं पे यूज़ कर दी, यानी कि अगर हमने अपना कंट्रोल जब एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो अब इसे बार बार अगर चेक करना हो तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये चंद एक उसके फ़ायदे और नुकसानात हैं, इनको आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हैं, कौन सी ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक जो हमने पढ़ा, जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग था, हमारे पास उसकी टेक्निक्स थी, उसके बाद हम लोगों ने फ़्लो चार्ट को पढ़ा, फ़्लो चार्ट को मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स के साथ पढ़ा, हमने एल्गोरिदम को पढ़ा, एल्गोरिदम की एग्जांपल्स पढ़ी, उनके देखा कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने फ़्लो चार्ट के फ़ायदे और नुकसानात पढ़े। इसी तरह से हम लोगों ने सीखा कि एल्गोरिदम के फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो आसानी के साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वाला तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वही काम मैं कहता हूँ कि आप अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम जो हैं, अपनी जो सराउंडिंग के अंदर जो प्रॉब्लम आपके आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप देखें, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उसमें से आप जो लवाज़मात हैं वो निकालें, उसमें से टेक्निक्स अपने पास से लगाएं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो एनहेंस होती जाएं, बढ़ती जाएं। और वो लोग जिन्होंने जो हमारे जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, नहीं देखा, तो वो लाजमी तौर पे भी इसे देख लें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो है वो सीखने का एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और फिर बहुत आसानी के साथ आप जो कंप्यूटर की फील्ड है उसके अंदर तरक्की कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को, इन छोटी छोटी टेक्निक्स को सीखते हुए आप एक एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने पीछे नहीं पढ़े, कुछ स्किप हो गया, तो वहाँ पे जाएं और आप जाके लाजमी तौर पे उन चीज़ों को, उन एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट्स को, उनकी एग्जांपल्स को देखें, ताकि आप लोग जो है वो सीख सकें। फिर मैं आपको हमेशा की तरह कहता रहूँगा कि आप भी नॉलेज को स्प्रेड करने की कम्युनिटी का हिस्सा बने। आप लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसको शेयर भी करें, इसके नीचे कमेंट्स भी करें। अगर आपको कोई सवाल आता है इसको लाइक भी करें। लाजमी तौर पे इसका हिस्सा बने और बताएं कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही वो भी बताएं, ताकि हम आपस में डिस्कस कर सकें। उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बाकी लोगों को भी कहेंगे कि इसको सब्सक्राइब करें और मज़ीद आगे स्प्रेड करते जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।